नमस्कार दोस्तों, आज फिर आए हैं एडुटेरिया का सेट नंबर 6 लेकर। इससे पहले 5 सेट यूट्यूब पर अपलोड हैं, जो नहीं देखे हैं देख लेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। और पहला प्रश्न है, हेलिना रक्षा उपकरण किस देश ने विकसित किया है? हेलिना रक्षा उपकरण किस देश ने विकसित किया है? भारत ने। तो आप लोग बताएं, इसरो की स्थापना कब हुआ? तो इसरो की स्थापना हुआ 1969 में। 1969 में। डीआरडीओ की स्थापना कब हुआ? डीआरडीओ की स्थापना कब हुआ? 1958 में। 1958 में ही नासा की स्थापना हुआ। किसका? नासा की स्थापना हुआ। अच्छा, भारत में परमाणु आयोग की स्थापना कब हुआ? तो परमाणु आयोग की स्थापना हुआ था 1948 में। कब हुआ था? 1948 में। चलिए अगला प्रश्न, कौन सुलेमित नहीं है? सुंदरबन पश्चिम बंगाल सुलेमित है। भीतरकनिका उड़ीसा सुलेमित है। पीताम्बरन तमिलनाडु सही है। वेवनाड कर्नाटक ये गलत है। वेवनाड कहाँ है? केरल में। वेवनाड कहाँ है? केरल में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। किस बंदरगाह को कॉफी बंदरगाह के नाम से जाना जाता है? तो किस बंदरगाह को कॉफी बंदरगाह के नाम से जाना जाता है? सेंटोस। ऑप्शन नंबर बी, सेंटोस बंदरगाह को। तो सेंटोस किस देश में है? तो सेंटोस ब्राज़ील में है। किस देश में है? ब्राज़ील में है। अच्छा, ब्राज़ील में कहवा के बगीचे को क्या कहते हैं? फजेंडा। क्या कहते हैं? एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है कि ब्राज़ील में कहवा के बागानों को क्या कहते हैं? फजेंडा कहते हैं। फजेंडा कहते हैं। ब्राज़ील की राजधानी आप लोग कमेंट में करेंगे, ब्राज़ील की राजधानी कहाँ है। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न, तीन नंबर प्रश्न है, रिपीट हो गया है, देख लेते हैं। कॉफी बंदरगाह सेंटोस। कॉफी बंदरगाह सेंटोस। और 5 नंबर प्रश्न देखते हैं हम लोग। प्रश्न है, कौन सुलेमित नहीं है? रेनेटिंग पनीर। रेनेटिंग पनीर सही है। जय प्रौद्योगिकी प्लास्टिमस सही है। गोल्डन चावल विटामिन ए ये भी सही है। ओजोन परत ट्रोपोस्फेयर ये गलत है। ओजोन परत स्ट्रेटोस्फेयर में पाया जाता है, यानी समताप मंडल में पाया जाता है। तो आप लोग बताएं, ट्रोपोस्फेयर को क्या कहते हैं? क्षोमंडल। ट्रोपोस्फेयर को क्षोमंडल। मध्य मंडल को हम लोग क्या कहते हैं? मेसोस्फेयर। और बहिर्मंडल को हम लोग कहते हैं एक्सोस्फेयर। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन भारत के किन क्षेत्रों में पाए जाते हैं? तो उष्णकटिबंधीय वर्षा वन सदाबहार वन भारत के अंडमान निकोबार द्वीप समूह और उत्तर पूर्वी क्षेत्र की पहाड़ियों पे पाए जाते हैं, यानी ऑप्शन नंबर 2 और 4 सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर। इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर। आगे देखते हैं। हिमालयी पर्वत श्रृंखला किसका उदाहरण है? हिमालयी पर्वत श्रृंखला किसका उदाहरण है? वलित पर्वत का। किसका उदाहरण है? वलित पर्वत का। वलित पर्वत के और कौन कौन से उदाहरण हैं हम लोग जान लेते हैं। तो वलित पर्वत के उदाहरण है अल्पास पर्वत, रॉकी पर्वत, एंडीज पर्वत श्रृंखला, एटलस पर्वत श्रृंखला, ब्लॉक पर्वत। तो ब्लॉक पर्वत जर्मनी का ब्लैक फॉरेस्ट और पाकिस्तान का सॉल्ट रेंज। ब्लॉक पर्वत के अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण तो नीलगिरी, विंध्याचल, सतपुड़ा ये सारे किसके उदाहरण हैं? और स्पेन का सियरा ये अवशिष्ट पर्वत के उदाहरण हैं। ज्वालामुखी पर्वत के उदाहरण माउंट विसुवियन और माउंट ककाटाऊ। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, करेवा वैली स्थित है कश्मीर में। ऑप्शन नंबर ए कश्मीर में। तो आप लोग बताएं, शांत घाटी कहाँ है? केरल में। शांत घाटी केरल में। और फूलों की घाटी उत्तराखंड में है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, किस आंदोलन के दौरान ऑपरेशन जीरो आवर चलाया गया था? तो किस आंदोलन के दौरान चलाया गया था? भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान ऑपरेशन जीरो आवर चलाकर रात्रि के 12 बजे जो है इसके प्रमुख नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया था। तो आप लोग बताएं, असहयोग आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? तो असहयोग आंदोलन प्रारंभ कब हुआ था? तो 1 अगस्त 1920 को
सविनय अवज्ञा आंदोलन 6 अप्रैल 1930 को, 6 अप्रैल 1930 को। लाल कुर्ती आंदोलन, जिसे हम लोग खुदाई खिदमतगार आंदोलन के नाम से जानते हैं, जिसे प्रारंभ किया था अब्दुल गफर खान ने। कब? 1930 से 31, 30 से 31। अब भारत छोड़ो आंदोलन का प्रारंभ हुआ था 8 अगस्त 1942 को। आगे देखते हैं अगला प्रश्न, किस व्यक्ति ने रोलेट एक्ट को जानबूझकर की गई हत्या कहकर संबोधित किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर, C.F. एंड्रूज ने। किसने? C.F. एंड्रूज ने। तो 13 अप्रैल 1919 में जो सभा हुआ था रोलेट एक्ट के विरोध में, उस पर जो है जनरल डायर के आदेश पर फायरिंग की गई, जिसमें बहुत सारे भारतीय मारे गए थे। तो इसके कारण क्या हुआ, रविंद्रनाथ टैगोर ने कौन सी उपाधि लौटाई थी? तो सर की उपाधि। रविंद्रनाथ टैगोर ने सर की उपाधि, गांधी जी ने केसरे हिंद की उपाधि और जमुना लाल बजाज ने राय बहादुर की उपाधि लौटा दी थी। राय बहादुर किसने? जमुना लाल बजाज ने। आगे देखते हैं 11वां प्रश्न, वन संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया? 1980 में। कब पारित किया गया था? 1980 में। 1986 में कौन सा अधिनियम? पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में पारित किया गया था। तो आप लोग बताएं, एक और क्वेश्चन आता है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। क्वेश्चन है, पर्यावरण प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की स्थापना कब किया गया? तो 1974 में। कब किया गया? पर्यावरण प्रदूषण बोर्ड की स्थापना 1974 में। अगला प्रश्न देखते हैं, इनमें से कौन सी गैस ग्रीन हाउस प्रभाव उत्पन्न करने वाली गैस है? जलवाष्प, मीथेन, ओजोन। तो इनमें से सभी, ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न, सिगरेट के धुएं में मुख्य प्रदूषक है। तो सिगरेट के धुएं में मुख्य प्रदूषक क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर, कार्बन मोनोऑक्साइड और बेंजीन। कार्बन मोनोऑक्साइड हेमोग्लोबिन के साथ बहुत जल्दी अभिक्रिया करती है, ये उसके साथ घुल जाते हैं बहुत जल्दी, इसलिए हमारे शरीर के लिए, हमारे स्वास्थ्य के लिए कार्बन मोनोऑक्साइड बहुत ही हानिकारक गैस है। चलिए आगे देखते हैं, 14वां प्रश्न है, गैसोहॉल मिश्रण है। तो गैसोहॉल मिश्रण है किसका? तो गैसोहॉल में 10% अल्कोहल मिलाया जाता है, तो उसे हम लोग गैसोहॉल कहते हैं। और 90% पेट्रोल और 10% अल्कोहल मिलाया जाता है। तो हम लोग जो है उसमें अल्कोहल क्यों मिलाते हैं? अल्कोहल मिलाने से क्या होता है, उसकी जो है कार्बन मोनोऑक्साइड जो उससे उत्पन्न होती है वो कम हो जाती है, और SO2 गैस भी कम मात्रा में निकलती है। चलिए आगे देखते हैं 15 नंबर प्रश्न, यदि एक वस्तु एक समान गति से वृत्ताकार पथ पर गतिशील हो तो क्या होता है? तो जब वह एक समान गति से गतिशील हो तो इसका वेग हमेशा परिवर्तित रहेगा। अगला प्रश्न देखते हैं, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करें। तो आमीटर विद्युत धारा का मात्रक, आमीटर, हाइग्रोमीटर अपेक्षित आर्द्रता, बैरोमीटर से वायुमंडलीय दाब, और वाट शक्ति का। तो इसका आंसर हो जाएगा 3, 4, 1, 2। तो 3, 4, 1, 2 ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे देखते हैं, बहिष्कृत भारत पुस्तक का प्रकाशन किसने किया था? तो हम लोग जानते हैं भीमराव अंबेडकर ने, ऑप्शन नंबर सी, भीमराव अंबेडकर ने। नेहरू जी की कौन कौन से थे? तो नेहरू जी की थे मेरी कहानी और डिस्कवरी ऑफ इंडिया, मेरी कहानी और डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक नेहरू जी। महात्मा गांधी ने यंग इंडिया, हरिजन, नवजीवन, हिंद स्वराज। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न, आधुनिक भारत का निर्माता किसे कहा जाता है? तो आधुनिक भारत के निर्माता किसे कहा जाता है? राजा राम मोहन राय को। राजा राम मोहन राय को आधुनिक भारत का निर्माता कहा जाता है। तो राजा राम मोहन राय की कुछ पुस्तकें, कुछ पत्र हम लोग जान लेते हैं। संवाद कौमुदी, बंगदूत, मिरातुल अखबार, फारसी में मिरातुल अखबार। आगे देखते हैं, ड्यूज, डबल फोल्ड जैसे शब्द किस खेल से संबंधित है? तो ये किस खेल से संबंधित है? लॉन टेनिस। किससे संबंधित है? लॉन टेनिस। क्रिकेट से संबंधित शब्दावली गुगली,
क्रिकेट से संबंधित शब्द गुगली, चाइनामैन, बैट्समैन, ये सारे गुगली से संबंधित। हॉकी से संबंधित शब्दावली हो गए स्टिक, प्लेंटी स्टॉक, रेफरी, ट्राई ब्रेकर, ये सारे हॉकी से संबंधित शब्दावली हैं। चलिए 20 नंबर प्रश्न देखते हैं। प्राक्कलन समिति के संबंध में कथनों पर विचार कीजिए। तो इनमें सदस्यों की संख्या 25 होती है, ये गलत है। इनमें सदस्यों में से 10 सदस्य लोकसभा और 15 राज्यसभा, ये भी गलत है। इनका कार्यकाल 3 वर्ष का होता है, ये भी गलत है। इनमें से कौन सही है? कोई भी मंत्री इस समिति का सदस्य नहीं होता, ये सही है, ये सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। प्राक्कलन समिति में कुल 30 सदस्य होते हैं। कितने सदस्य होते हैं? 30। और 30 जो सदस्य होते हैं वो लोकसभा सदस्य होते हैं। कौन सदस्य होते हैं? लोकसभा सदस्य होते हैं लोकसभा के। और इनका कार्यकाल 1 वर्ष का होता है। इनका कार्यकाल 1 वर्ष का होता है। चलिए आगे देखते हैं। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। राज्यपालों की सम्मेलन की अध्यक्षता कौन करता है? तो कौन करता है? राष्ट्रपति। कौन करता है? राष्ट्रपति। तो आप लोग बताएं अनुच्छेद 155 में क्या है? तो अनुच्छेद 155 में है राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। और अनुच्छेद 156 कहता है राज्यपाल की पदावधि के बारे में, राज्यपाल के पदावधि के बारे में। और अनुच्छेद 158 कहता है राज्यपाल के वेतन और भत्ते के बारे में, वेतन और भत्ते के बारे में। तो आप लोग बताएं कि राज्यपाल बनने का न्यूनतम आयु कितना है? 35 वर्ष। कितनी है? 35 वर्ष। आगे देखते हैं 22 नंबर प्रश्न। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करें। तो सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। भाग 5, तो भाग 5 में क्या है? संघ सरकार। ऑप्शन संघ सरकार। भाग 5 संघ सरकार। भाग 10, तो भाग 10 में क्या है? अनुसूचित जाति जनजाति क्षेत्र। भाग 15 में निर्वाचन। और भाग 20 में संविधान संशोधन की प्रक्रिया। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आगे देखते हैं अगला प्रश्न। वो प्रश्न है आयरलैंड के संविधान से भारतीय संविधान में क्या लिया गया? तो आयरलैंड के संविधान से क्या लिया गया? राज्य के नीति निर्देशन, ये भी लिया गया। राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति, ये भी लिया गया। राज्यसभा के सदस्यों का नामांकन, ये भी लिया। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो आप लोग बताएं कनाडा से क्या लिया गया? तो संघात्मक व्यवस्था कहाँ से लिया गया? कनाडा से। संघात्मक व्यवस्था, राज्यपाल की नियुक्ति, अवशिष्ट शक्तियाँ केंद्र के पास, ये सारे कनाडा से लिए गए। तो आप लोग बताएं दक्षिण अफ्रीका से क्या लिया गया? तो दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है संविधान संशोधन, राज्यसभा सदस्यों का निर्वाचन प्रक्रिया। ये कहाँ से लिया गया है? दक्षिण अफ्रीका से। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद उच्च न्यायालय को अभिलेख न्यायालय का दर्जा देता है? तो कौन सा अनुच्छेद देता है उच्च न्यायालय का अभिलेख न्यायालय का दर्जा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 215। 214 क्या कहता है? अनुच्छेद 214, तो अनुच्छेद 214 में क्या कहता है? प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय होगा। प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय होगा। अनुच्छेद 216 कहता है उच्च न्यायालय का गठन। अनुच्छेद 216 में क्या वर्णित है? उच्च न्यायालय का गठन। और अनुच्छेद 217 में क्या है? तो अनुच्छेद 217 में है कि इसके न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करेगा? इसके न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति। किसके सलाह पे? राज्यपाल और उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के सलाह पर। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है भारत का संविधान किस प्रकार है? तो भारत का संविधान किस प्रकार है? साधारणता, एकात्मक एवं तथा विशेष स्थिति में संघात्मक। विशेष स्थिति में ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न, भारत का संविधान कहता है कि अवशिष्ट अधिकार किसके पास है? तो अवशिष्ट अधिकार किसके पास है? संघ की संसद के पास रहेंगे। किसके पास रहेंगे? संघ की संसद के पास। और अवशिष्ट संख्या केंद्र के पास किस देश से लिया गया है? अभी हम लोग देखें किस देश से लिया गया है? कनाडा से। किस देश से? कनाडा के। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है किस प्रस्ताव को पारित किए जाने के बाद मंत्रिपरिषद को इस्तीफा देना पड़ता है?
तो किस प्रस्ताव को पारित होने के बाद इस्तीफा देना पड़ता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अविश्वास प्रस्ताव। अविश्वास प्रस्ताव पास होने पर जो है उसे पूरे मंत्रिपरिषद को इस्तीफा देना पड़ता है। अच्छा, आप लोग बताएं विश्वास प्रस्ताव किसके द्वारा लाया जाता है? तो विश्वास प्रस्ताव सत्ता पक्ष के द्वारा लाया जाता है। किसके द्वारा लाया जाता है? सत्ता पक्ष से। जब उसे लगता है कि उसका बहुमत देने वाली जो समर्थन है उसमें संदेह होता है तो विश्वास प्रस्ताव लाया जाता है। कटौती प्रस्ताव, कटौती प्रस्ताव ये भी विपक्ष के द्वारा लाया जाता है। जब पक्षधारी कोई भी अनुदान के लिए, कोई राशि के लिए मांग करता है तो उसी समय विपक्ष जो है कटौती प्रस्ताव लाता है। चलिए आगे देखते हैं। 28 नंबर प्रश्न, लोक लेखा समिति के तथ्यों में कौन सही है? इसमें कुल 22 सदस्य होते हैं। इसमें कुल 22 सदस्य होते हैं, ये सही है। इसमें राज्यसभा के 15 सदस्य, ये गलत है। राज्यसभा के 7 सदस्य होते हैं और लोकसभा के 15 सदस्य होते हैं। इस समिति के सदस्यों को प्रतिवर्ष अनुपातिक प्रतिनिधि के आधार पर चयन किया जाता है। तो ये सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 1 और 3 सही है, 2 गलत है क्योंकि इसमें राज्यसभा के 7 सदस्य होते हैं और लोकसभा के 15 सदस्य होते हैं। इनका भी कार्यकाल 1 वर्ष का। समानतः इसके जो अध्यक्ष होते हैं वो विपक्ष के होते हैं, इसके अध्यक्ष विपक्ष से होते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। गिल्ट एज्ड मार्केट निम्न में से किससे संबंधित है? तो निम्न में से किससे संबंधित है? सरकारी प्रतिभूतियों के व्यापार से, सरकारी प्रतिभूतियों के व्यापार से। अगला प्रश्न, चालू खाते के संदर्भ में रुपये को पूर्ण रूप से परिवर्तनीय घोषित कर दिया गया। तो कब घोषित किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा 1994, ऑप्शन नंबर डी 1994। तो आप लोग बताएं भारत का जो मुद्रा प्रतीक है उसे किसने तैयार किया? उसका डिजाइन किसने तैयार किया था? डॉक्टर उदय कुमार ने, डॉक्टर उदय कुमार ने। और इसे कब स्वीकार किया था? 2010 में। कब? 2010 में। आगे देखते हैं। डायामेंटिना गर्त या खाई किस महासागर में है? तो ये किस महासागर में है? ये हिंद महासागर में है। किस महासागर में? हिंद प्रशांत महासागर का कुछ गर्त हम लोग जान लेते हैं। मेरियाना गर्त जो सबसे बड़ी गर्त है, सबसे गहरी गर्त है मेरियाना गर्त। मेरियाना गर्त, इसकी गहराई है 11,022 मीटर, 11,022 मीटर। मरियाना गर्त। हिंद महासागर के और गर्तें हैं, मरियाना गर्त, टेंगा गर्त, मिंडनाओ गर्त। और हिंद महासागर का गर्त है सुंडा गर्त, सुंडा गर्त और डायामेंटिना गर्त। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है बरमूडा त्रिभुज का त्रिकोण किस महासागर में स्थित है? तो किस महासागर में स्थित है? उत्तर पश्चिम अटलांटिक महासागर, उत्तर पश्चिम अटलांटिक महासागर में, उत्तर पश्चिम अटलांटिक महासागर में। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न। और प्रश्न है आग्नेय चट्टान, आग्नेय चट्टान जो ग्रेनाइट कैसा चट्टान है? आग्नेय चट्टान का रूपांतरित रूप है। तो ग्रेनाइट का रूपांतरित रूप क्या है? नीस, ग्रेनाइट का रूपांतरित। और आग्नेय चट्टान होते हैं बेसॉल्ट, बेसॉल्ट ग्रेवो, बेसॉल्ट ग्रेवो, ये आग्नेय चट्टान के उदाहरण। अवसादी चट्टान, तो अवसादी चट्टान का उदाहरण है बलुआ पत्थर जिसका रूपांतरित रूप है क्वार्ट्ज, चूना पत्थर जिसका रूपांतरित रूप है संगमरमर, और कोयला जिसका रूपांतरित रूप है ग्रेफाइट। चलिए आगे देखते हैं। अंतरिम सरकार में, जो अंतरिम सरकार का गठन हुआ था 1946 में, उसमें मुस्लिम लीग के कितने प्रतिनिधि शामिल हुए थे? तो कितने प्रतिनिधि शामिल हुए थे? 5 प्रतिनिधि शामिल हुए थे। कितने प्रतिनिधि शामिल हुए थे? 5 प्रतिनिधि। अंतरिम सरकार का गठन हुआ था 2 सितंबर 1946 को, 2 सितंबर 1946 को। उसके बाद 24 अक्टूबर 1946 को मुस्लिम लीग के 5 सदस्यों को शामिल किया गया, 5 सदस्यों को शामिल किया था। वो 5 सदस्य कौन थे? लियाकत अली जिसे वित्त मंत्री बनाया गया था, चुंदरीगार जिसे वाणिज्य मंत्री बनाया गया था, अब्दुल रब जिसे संचार मंत्री बनाया गया था, जोगेंद्र नाथ मंडल जिसे विधि मंत्री बनाया गया था, और
जतांतर अली खां जिसे स्वास्थ्य मंत्री बनाया था, यानी 5 मुस्लिम लीग के प्रतिनिधि को शामिल किया गया था 24 अक्टूबर 1946 में। चलिए आगे देखते हैं। अनवरे सुहाइली किसका फारसी अनुवाद है? तो किसका फारसी अनुवाद है? पंचतंत्र का। किसका फारसी अनुवाद है? पंचतंत्र का। किसने किया था? अबुल फजल ने। किसने किया था? अबुल फजल ने। महाभारत का फारसी में अनुवाद किसने किया था? बदायूनी ने। किसने किया था? बदायूनी ने। और रामायण का बदायूनी ने। रामायण का फारसी में अनुवाद बदायूनी ने। महाभारत का फारसी में अनुवाद, तो महाभारत का फारसी में अनुवाद फैजी ने किया था। किसने किया था? फैजी ने। किसने किया था? फैजी में। तो आप लोग बताएं उपनिषद का फारसी में अनुवाद किसने किया? तो उपनिषद का फारसी में अनुवाद दारा सिकोह ने किया था। किसने किया था? दारा सिकोह ने। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत में प्रिंटिंग प्रेस का आगमन किस देश की देन मानी जाती है? तो किस देश की? पुर्तगाल की। किस देश का? पुर्तगाल का। पुर्तगाली भारत में कब आए? 1498 में। 1498 में सबसे पहले कहाँ आए? वास्को डी गामा कहाँ आए थे? कालीकट तट पर। कालीकट तट पे आए थे। उसका पहला गवर्नर था फ्रांसिस्को द अल्मेडा। फ्रांसिस्को द अल्मेडा। उसके बाद अल्बुकर्क। उसके बाद अल्बुकर्क। तो आप लोग बताएं पुर्तगालियों ने बीजापुर से गोवा को कब छीना था? तो 1510 ईस्वी में। 1510 ईस्वी में बीजापुर से गोवा को छीना था। तो बताएं आप लोग पुर्तगालियों ने अपनी पहली व्यापारिक कोठी कहाँ खोली थी? कोचीन में। कहाँ खोली थी? कोचीन में। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न। राजा राम मोहन राय की मृत्यु के पश्चात ब्रह्म समाज का नेतृत्व किसने किया? तो ब्रह्म समाज का नेतृत्व किसने किया था? तो ये हो जाएगा देवेंद्रनाथ टैगोर। देवेंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन नंबर बी। तो ब्रह्म समाज का स्थापना कब किया था? 1828 ईस्वी में। कब किया था? 1828 ईस्वी में। 1866 ईस्वी में ब्रह्म समाज 2 भागों में विभक्त हो गया। तो भारतीय ब्रह्म समाज का जो अध्यक्ष थे, जो नेतृत्व करता थे, वो थे केशव चंद्र सेन। केशव चंद्र सेन। और आदि ब्रह्म समाज के जो नेतृत्व करता थे वो थे देवेंद्रनाथ टैगोर। देवेंद्रनाथ टैगोर। चलिए आगे देखते हैं 38 नंबर प्रश्न। निम्नलिखित में से किन व्यक्तियों ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया? तो किसने भाग लिया? महात्मा गांधी ने लिया, सरोजिनी नायडू ने भी लिया, मदन मोहन मालवीय ने लिया। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने नहीं लिया था। अच्छा आप लोग बताएं तीनों जो गोलमेज सम्मेलन हुए थे उसमें ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? तो ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? रेमजे मैकडोनाल्ड। कौन था? रेमजे मैकडोनाल्ड। अम्बेडकर जो थे, भीमराव अम्बेडकर, वो तीनों गोलमेज सम्मेलन में उपस्थित हुए थे। तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। अगला प्रश्न देखते हैं। भक्ति आंदोलन को दक्षिण से उत्तर भारत लाने का श्रेय किसे जाता है? तो किसे जाता है? रामानंद। किसे जाता है? रामानंद। रामानंद किसके गुरु थे? कबीर के गुरु थे। कबीर के गुरु थे। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आता है अक्सर एग्जाम में कि कबीर जो है क्या थे? तो कबीर क्या थे? जुल्हा थे। क्या थे? जुल्हा थे। रैदास क्या थे? हरिजन थे। रैदास हरिजन थे। रैदास हरिजन थे। धन्ना जो था, धन्ना क्या था? तो धन्ना जाट था। धन्ना क्या था? जाट था। और सेना क्या था? नाई था। सेना क्या था? नाई था। और सगना कसाई था। सगना कसाई था। याद रखेंगे, इससे क्वेश्चन आते हैं। कबीर जुल्हा, रैदास हरिजन, धन्ना जाट, सेना नाई और सगना कसाई। चलिए आगे देखते हैं। बौद्ध संगीति से संबंधित प्रश्न है। प्रथम बौद्ध संगीति किसके काल में हुआ था? तो प्रथम बौद्ध संगीति किसके काल में हुआ था? अजातशत्रु। अजातशत्रु। द्वितीय बौद्ध संगीति कालाशोक। तृतीय बौद्ध संगीति अशोक। चतुर्थ बौद्ध संगीति कनिष्क। तो इसका आंसर हो जाएगा 4321। 4321 ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी। प्रथम बौद्ध संगीति के जो अध्यक्ष थे कौन थे? प्रथम बौद्ध संगीति के अध्यक्ष कौन थे? महाकश्यप। कौन थे? महाकश्यप। द्वितीय के सावाकामी, तृतीय के मोगली सुत पुत्तम और चतुर्थ बौद्ध संगीति के वसुमित्र। कौन थे? वसुमित्र। चलिए आगे देखते हैं। गांधी जी के निम्नलिखित आंदोलन को क्रमानुसार व्यवस्थित करें। यानी सबसे पहले कौन सा आंदोलन हुआ और सबसे बाद में कौन सा आंदोलन हुआ? तो हम लोग जानते हैं कि सबसे पहले कौन सा आंदोलन हुआ था? अहमदाबाद
मिल हड़ताल, उसके बाद खेड़ा, उसके बाद रोलेक्ट एक्ट, उसके बाद असहयोग आंदोलन। अहमदाबाद मिल हड़ताल कब हुआ था? अहमदाबाद मिल हड़ताल हुआ था 15 मार्च 1918 को, 15 मार्च 1918 को। खेड़ा कब हुआ था? तो खेड़ा 22 मार्च 1918, 22 मार्च 1918 को। और रोलेक्ट एक्ट कब? तो रोलेक्ट एक्ट कब हुआ था? 19 मार्च, कब आया था? तो कब पारित हुआ था? 19 मार्च 1919 को, 19 मार्च 1919 को। और असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 को। तो इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर, 41 का डी नंबर। आगे देखते हैं, नाभिक के अलावा कोशिका के किस कोशिकांग में डीएनए होता है? बहुत बार क्वेश्चन आया। माइटोकॉन्ड्रिया किस में होता है? माइटोकॉन्ड्रिया। देख लेते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया का आविष्कार किसने किया? तो ऑल्टमैन ने। किसने किया? ऑल्टमैन ने। किसने? ऑल्टमैन ने। लाइसोसोम, आत्महत्या की थैली, इसे क्या कहते हैं? आत्महत्या की थैली। तो इसकी खोज किसने किया? डी डुबे। किसने? डी डुबे ने। लाइसोसोम का डी डुबे। तारक काय, तारक काय की खोज किया था बोबरी ने। तारक काय की बोबरी ने। और गोल्जी काय, गोल्जी काय की खोज किया था कैमिलो गोल्जी ने। कैमिलो गोल्जी ने। चलिए आगे देखते हैं, किन गुणों में हार्मोन में एंजाइम से भिन्न होते हैं? तो हार्मोन एंजाइम से भिन्न किस गुण में होते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा, ये सभी प्रोटीन नहीं होते हैं, ये सभी प्रोटीन नहीं होते हैं। चलिए आगे देखते हैं, निम्नलिखित कौन सा रोग विटामिन ए की कमी के कारण होता है? तो कौन सा रोग होता है? जीरोफ्लेथेमिया। जीरोफ्लेथेमिया। विटामिन ए के कारण और कौन कौन सा रोग होता है? तो विटामिन ए के कारण और कौन से रोग होते हैं? रतौंधी और संक्रमण, रतौंधी और संक्रमण। विटामिन बी से बेरी, सी से स्कर्वी, डी से रिकेट्स, ई से जनन अंग में कमी, जनन में कमी, और के से तो रक्त का थक्का ना जमना, रक्त का थक्का ना जमना। एक क्वेश्चन आता है, पेलाग्रा किस विटामिन? तो पेलाग्रा किस विटामिन के कमी से होता है? B3 से, B3 से, B3 से, जिसे हम लोग 4D सिंड्रोम के नाम से जानते हैं, 4D सिंड्रोम के नाम से जानते हैं। चलिए आगे देखते हैं, एक बायोटेक क्रिक जिसमें अल्ट्रासोनिक ध्वनि का उपयोग किया जाता है। तो किस में किया जाता है अल्ट्रासोनिक ध्वनि का उपयोग? तो इसका आंसर हो जाएगा सोनोग्राफी। सोनोग्राफी, जिसे अल्ट्रासाउंड कहते हैं हम लोग, सोनोग्राफी में किया जाता है। अच्छा, ईसीजी, ईसीजी किसका पता लगाने के लिए? हृदय की गतिविधियों का पता लगाने के लिए कौन सी जांच होती है? ईसीजी। और ईईजी मस्तिष्क की गतिविधियों का पता लगाने के लिए, मस्तिष्क की गतिविधियों का पता लगाने के लिए। अच्छा, एक्सरे, एक्सरे की खोज किसने किया था? रोंटगन ने। किसने? रोंटगन ने। चलिए आगे देखते हैं, यदि लोलक की लंबाई 4 गुनी कर दी जाए तो लोलक के झूलने की अवधि पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो क्या प्रभाव पड़ेगा? तो इसका आंसर हो जाएगा दुगनी हो जाएगी। अगर उसकी लंबाई 4 गुना कर देते हैं तो झूलने की अवधि क्या हो जाएगी? दुगनी हो जाएगी। हम लोग जानते हैं कि लोलक का आवर्त काल बराबर फॉर्मूला होता है 2π√L/G, L/G। तो इसका मतलब हो जाता है T इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू √L, यानी अगर L मेरा दुगना होगा तो ये 4 गुना होगा, ये 1 गुना। 47वां प्रश्न है, वायु अंगार गैस में मुख्य घटक होता है। तो मुख्य घटक क्या होता है? CO, N2 और CO2, CO, N2 और CO2। ऑप्शन नंबर ए। तो आप लोग बताएं, भाप अंगार गैस, भाप अंगार गैस घटक होता है CO+H2, CO+H2। प्रोड्यूसर गैस, प्रोड्यूसर गैस CO+N2, CO+N2। चलिए आगे देखते हैं, निम्न में से कौन सा हार्मोन पीयूष ग्रंथि से स्रावित नहीं होता है? तो कौन सा हार्मोन स्रावित नहीं होता? थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, मानव वृद्धि हार्मोन, प्रोलैक्टिन हार्मोन। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कैल्सिटोनिन हार्मोन। कैल्सिटोनिन हार्मोन थायराइड ग्रंथि से स्रावित होता है। तो आप लोग बताएं, अग्नाशय से कौन कौन से हार्मोन स्रावित होते हैं? अग्नाशय से कौन कौन से हार्मोन स्रावित होते हैं? तो ट्रिप्सिन, एमालेज और लाइपेज। ट्रिप्सिन प्रोटीन पाचन में, एमालेज कार्बोहाइड्रेट के पाचन में, और लाइपेज वसा के पाचन में मदद करते हैं। चलिए आगे देखते हैं, मादा जनन तंत्र में किसको मुख्य अंग जाना जाता है?
तो डिंडवाहिनी नलिका, डिंडवाहिनी नलिका यहीं पे निषेचन की प्रक्रिया होती है। डिंडवाहिनी नलिका में ही निषेचन की प्रक्रिया होती है। आगे देखते हैं और आज का अंतिम प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्बोहाइड्रेट पाचन का अंतिम उत्पाद है? तो कौन सा अंतिम उत्पाद है? ग्लूकोज। कौन सा? ग्लूकोज। ये था आज का 50 प्रश्नों का सेट। अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो तो दोस्तों को शेयर करेंगे और लाइक भी करेंगे। धन्यवाद, धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू।